तो चलिए दोस्तों, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक का, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, अब मैथ विज्ञान के बाद दोस्तों अब सामाजिक विज्ञान की बारी है 80 में 80 लाने का। ठीक है, सभी छात्र वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये सारे वायरल टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक का क्लास 10th का, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहीं से कई सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, दोनों क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ यहाँ से। टोटल आप लोग को एग्जाम्स में 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे साइंस में और सोशल साइंस में। ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 का जवाब देना रहता है। ठीक है, 24 आपको लघु उतरेंगे जिसमें से 12 का जवाब देना होगा, 8 आपको दीर्घ उतरेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी छात्र और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। सभी छात्र वीडियो को लाइक कर लीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इसी तरीके से हम लोग 100 सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को आंसर की लेकर आएंगे हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले पहले, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखते हैं बिना किसी समय गवाए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 80 में से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 40 का ज़्यादा रहेगा। पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अभी भाजपा के नाम से जाना जाता है, उससे पहले उसको हम लोग जानते हैं भारतीय क्रांति दल। ठीक है ना, भारतीय क्रांति दल के नाम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, भारतीय जनता दल नहीं, ठीक है ना, भारतीय क्रांति दल। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। देखिए, दलित पैंथर्स नामक संघ की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। 2 का से उत्तर सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3rd नंबर। कहा गया है आपको कि कौन सा संवैधानिक संशोधन, क्या कहा गया है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 4th नंबर देखते हैं। मैं आपको कई क्वेश्चंस बता रखा हूँ, इससे पहले भी वीडियोस दे दिया हूँ, जाके वो भी देख लेना। वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा त्रिस्तरीय। ठीक है ना, 4 का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। कहा गया है आपका कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। तो पता ही होगा कि भारत में प्रथम नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था मद्रास चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण जो है दे दिया गया है। तो सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, वो है राज्य बिहार। क्या है, बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर 6 का सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो होता है वो सांसदों और विधायकों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 का 1 करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया है आपका कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम भी होता है, वो होता है आपका अलगाववाद। क्या होता है, अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है। तो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो लिखा है चाणक्य ने। ठीक है ना, अर्थशास्त्र की पुस्तक। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे बी के साथ चलेंगे, अर्थशास्त्र की पुस्तक चाणक्य ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। तो संघीय व्यवस्था जो अन्य से अलग की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑप्शन नंबर 10 का सी। 11 देखते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था इनमें से किससे प्रभावित हुआ है या फिर किससे प्रभावित है, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कनाडा से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची जो है दिया गया था, 8वीं सूची में, 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 12 का जो है डी करेक्ट हो जाएगी। 13 नंबर देखते हैं कि राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसके पास है। देखिए, राज्य विधानसभाओं के चुनाव की जो कराने की जिम्मेदारी दी जाती है वो राज्य चुनाव आयोग को। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो शिक्षा को दोस्तों संविधान की अनुसूची में जो रखा गया है वो है आपका समवर्ती सूची। किसमें, समवर्ती सूची में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। कहा गया है
कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। देखिए जर्मनी का और रूस का क्रांति ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जर्मनी का एकीकरण की अगर बात करेंगे तो 1871 में, और रूस क्रांति 1789 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया। तो हुआ हुआ आंदोलन जो शुरुआत हुआ है वो हुइन फूसो के द्वारा किया गया था। 16 का सही उत्तर ए हो जाएगा यहाँ पे। 17 नंबर देखते हैं कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो जनरल लोन नोल जो थे ये प्रधानमंत्री थे आपका कंबोडिया के। ऑप्शन नंबर 17 का सी। चलिए 18 देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम है हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किए थे अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का। अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। तो 20 का से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन में। 20 का सी। 21 देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दांडी यात्रा के से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो देखिए दांडी यात्रा से आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1930 ईस्वी से। अगला है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था दोस्तों वो लिए थे आपको यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। कहा गया है आपका कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में। तो ऑप्शन नंबर 24 का ए। 25 नंबर देखते हैं। कहा गया है आपका इनमें से कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं था या मित्र राष्ट्र नहीं है। देखिए मित्र राष्ट्र में अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों तो ये आपका हो जाता है फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये सारे एक साथ थे, ठीक है। लेकिन जर्मनी जो था, जर्मनी, इटली, ये सारे एक साथ थे, तो ये मित्र राष्ट्र में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे कि स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, बहुत ही शानदार प्रश्न है, 26 का से उत्तर ये हो जाएगा इलाहाबाद में। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया। पावर लूम का, तो पावर लूम का आविष्कार करने वाला था एडमंड कार्टराइट। क्या था? एडमंड कार्टराइट। ऑप्शन नंबर 27 का सी। चलिए 28 देखते हैं। कहा गया है कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी। तो न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति जो लागू हुई थी ये हुआ था आपका अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? बी। 29 देखते हैं। कहा गया है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो ये था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। दक्षेस, सार्क, सार्क जो बोलते हैं ना, सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया ये नहीं है, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 का बी। भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सारे सार्क के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो, देखिए रूसो जो था ये आपका फ्रांस देश का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? देखिए अल हिलाल का जो संपादन किया था अल हिलाल का, वो किए थे यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। देखिए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है किस पुस्तक की छपाई की थी, उसका नाम था बाइबिल। किसके? बाइबिल। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं कि महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया। तो यंग इंडिया का किया था, आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पे। अगला है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर 36 का सी राइट हो जाएगी। 37 देखते हैं कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा दलित पैंथर्स की।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी ये हुआ था 1986 में। अगला है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लागू किया गया था? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लागू किया गया था वो 1868 ईस्वी में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिया। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को इतिहास देखने को मिलेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय में, जिसमें से 6 आपको प्रश्न है जिसमें से 3 का जवाब देना होगा। पहला प्रश्न, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगला है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? या जर्मनी के एकीकरण से आप लोग क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था? हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1929 की आर्थिक मंदी के कोई 2 कारण बताइए। अब हम लोग चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 2 आपको दीर्घ उत्तरीय रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 1 का जवाब देना होगा। जैसे यहाँ पे मशीनों के आविष्कार की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया था, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। 4 नंबर के रहेंगे। अगला है कि यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद से किस प्रकार अलग है, उसके बारे में आप लोग को विवेचना करना है यहाँ पे। चलिए अब राजनीतिक शास्त्र का देखते हैं। यहाँ पे भी आप लोग को 4 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से 2 का जवाब देना होगा। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। अगला है यहाँ पे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे लिखना है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, इसमें भी 2 रहेंगे जिसमें से 1 का जवाब देना होगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या होते हैं? ग्राम पंचायत के गठन और कार्यों का विस्तार से बताइए। 1 का जवाब देना होगा। और चलो अर्थशास्त्र देखते हैं। आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। अगला है कि राष्ट्रीय आय की गणना के किन्हीं 2 कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार में क्या अंतर है? अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ा? या फिर विश्व व्यापार संगठन, विश्व वैश्विक, ये सारे पूछा जा सकता है उससे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कि आधारभूत संरचना क्या है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व होती है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाइए। ठीक है, ये सारे थे। अगला देखते हैं यहाँ पे भूगोल से इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, टोटल 6, जिसमें से 3 का जवाब देना। अगला है कि मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताना है आप लोगों को। संसाधन नियोजन के सोपानों का उल्लेख कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख करना है। जल संसाधन के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभ्रक का उपयोग क्या क्या है, आप लोग को पता ही होगा कि अभ्रक का उपयोग हम लोग यहाँ पे विद्युत के सुचालक वाले सब्जेक्ट वस्तुओं में करते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे आपको जिसमें से 1 का जवाब देना होगा। उसके बाद आपदा प्रबंधन रहेगा। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। कोसी नदी घाटी परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। केवल 1 का जवाब देना होगा इसमें से। अगला यहाँ पे देखो शुष्क कृषि की 2 विधियाँ बताइए। सूखा के प्रकार बताइए। बांध और तटबंध में क्या अंतर है? भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधों को बताइए। ये सारे प्रश्न थे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 200 टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं वो 1 से 40 तक किए हैं ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और ये यहाँ पे लघु और दीर्घोत्तरीय दोनों बता दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।